और राष्ट्र की बात में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी। हमें लगा ओवैसी साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, हो सकता है कि आपका केस एक्सेप्ट हुआ है, उन 5 केसेस में तो शायद आप ही कुछ पैरवी करेंगे उसकी। आप नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, कैसा करेंगे भाई। आप सुप्रीम कोर्ट है, प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए आपको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यकीनन मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी का मेंबर मुझे जनाब ओम बिरला साहब ने अपने उस पर बनाया है, और मैं उसमें अपनी डाइसेंट रिपोर्ट दी 123 पेजेस की। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, उस पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी का मेंबर भी था, और मेरा लोकल स्टैंडर्ड ज्यादा है उन तमाम लोगों से, क्योंकि एक पार्लियामेंट में हमने उसको अपोज किया, पार्लियामेंट की स्पीच है मेरी, डाइसेंट रिपोर्ट है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। पर आपको गुस्सा तो आया होगा जब चीफ जस्टिस खुद निशाने पर आ गए, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के अपने वक्फ के फैसले की वजह से। एसवाई कुरैशी साहब निशाने पर आ गए निशिकांत दुबे के। देखिए, निशिकांत दुबे से हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और रहेंगे, मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि निशिकांत दुबे ने इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया। मुझे आज भी समझ में आता कि निशिकांत दुबे ने क्यों इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया। देखिए, बाबरी मस्जिद का क्रिमिनल ट्रायल केस हुआ, मानक साहब, किसी एक को उस स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया, किसी को भी नहीं कन्विक्ट किया। मैं क्या कहूं, जब बताइए। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, हमारे मुसलमानों के खिलाफ गया, हमने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलेबल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब करना अलग बात है। प्रॉब्लम बीजेपी और आरएसएस में है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग। आपके खिलाफ एक इंटरिम रिलीफ दिया गया और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे तो हम देखिए, हम लोग कोई मामूली आदमी थोड़ी हैं, मामूली हैं, मगर हम पे एक जिम्मेदारी है। अगर हम खुद ये बात कहेंगे, आम आदमी में क्या मैसेज जाएगा? फिर बताइए आप। हाँ, डिसएग्री करिए जजमेंट से, आप डिसएग्री करिए, बट इसको इस तरह से बोल देना, रिलीजन को लाना, उसमें सिविल वॉर की बात करना, कोई एक और महाशय कुछ और बात कर दिए, तो मैं निशिकांत दुबे से तो मैं उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह का बोलेंगे। वो ये भी बोले कि जब कोई मस्जिद का केस आता है तो कहते हैं भैया ये कागज कहां से दिखाएंगे, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के, और कहते हैं मंदिर का केस आता है तो हमसे कागज मांगने लगते हैं। मतलब पक्षपाती सुप्रीम कोर्ट हो गया है, ये कह रहे थे वो। नहीं, निशिकांत दुबे की लीगल नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। वो पार्लियामेंट में अच्छा इंटरवेन करते हैं, बोलते हैं, मगर उनकी लीगल नॉलेज बहुत लिमिटेड है। वो हम बार बार उनको हम समझाए कमेटी में कि भैया, वक्फ बाय यूजर जो है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदू धर्म में भी। जस्टिस BK मुखर्जी हिंदू धर्म के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, उन्होंने और राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर अपहेल्ड हुआ, टेम्पल बाय यूजर होता है, मठ बाय यूसेज होता है। तो ये वक्फ बाय यूजर जो है वो सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, वो हिंदू धर्म के लिए भी है। तो वो बात समझने के लायक ही नहीं है। अब अगर कोई मुझसे कहा जाएगा हैदराबाद की मक्का मस्जिद, मानक साहब कभी आप आएंगे तो लेके जाऊंगा, आपको बिरयानी भी खिलाऊंगा मैं, 400 साल पुरानी है, मैं कहां से लाऊंगा कागज बताइए? अच्छा, उसके बावजूद भी आज आप कह रहे हैं कि ठीक है कागज नहीं है ना, तो किसने उसको वक्फ किया था? अरे भाई, 400 साल पहले राजा रजवाड़ों में कौन बनाया, कहां से बनाएगा? अगर इंस्क्रिप्शन होगा तो मैं उसको बता के कुछ बोलूंगा, अगर कुछ नहीं होगा तो कहां से लाऊंगा बताइए? तो वक्फ बाय यूजर तो जरूरी है ना। अच्छा, एक चीज और, आपने ठीक है चीफ जस्टिस के बारे में निशिकांत दुबे ने जो कहा वो बिल्कुल, उस पर तो कोई भी अग्री नहीं कर रहा, बल्कि बीजेपी ने भी उस बयान से खुद को अलग कर लिया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही जो धनखड़ जी ने भी रिपीट की है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होता है, वो कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं लांघ रहा है। ये तो डिबेट बहुत पुरानी है ओवैसी साहब, ये तो कहा जा सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे देश में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मानक साहब। अगर पार्लियामेंट कल मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट ये लॉ बनाएगा, जो नहीं बनाएगा, समझाने के लिए कि रेप को हम लीगलाइज कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठेगा? आप बताइए। पार्लियामेंट आप मेजॉरिटी है तो आप बोलेंगे यार क्या बोल रहे हो तुम, कैसा बकवास कर रहे हो? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाते हैं और आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करते, और अगर आप इक्वालिटी के रीजनेबल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते,
तो आपका हर कानून गलत है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो। पार्लियामेंट तो कानून बनाएगा ना, मगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप संविधान के जो उसूल हैं, जो उसके तरीकेकार हैं, उसको आप बाला ताक रख के बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे खामोश बैठ जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के पॉलिसी डिसीजन में नहीं बोलता। अब जैसा कल जस्टिस गवाई साहब ने कोई गए थे कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो आप हम पे शिकायत की, उन्होंने बता दिया कि आप तो कह रहे हैं कि इंटरफियर हो रहे हैं। तो हर एक की जिम्मेदारी, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ओके, आखिरी सवाल ओवैसी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको जब भी आए फैसला, पता नहीं कितने महीने साल में आएगा, कब आएगा, अगर आपके पक्ष में नहीं गया तो आप मानेंगे ना उसको? सर, मैंने अपनी मस्जिद को खो दिया जहां पर मैंने 400 साल इबादत की थी, और जिन्होंने मेरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम वहां पर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने 6 दिसंबर को उनकी मौजूदगी में मस्जिद मेरी शहीद हो गई और किसी को एक को सजा नहीं हुई। बताइए, क्या मैंने इस तरह का बयानबाजी की? मैंने नहीं कहा। नहीं, पर आपने ये तो कहा था कि मेरे लिए मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। हाँ, बिल्कुल है, मेरा फेथ का हिस्सा है। मगर क्या हमने कहा कि हम रिलीजियस वो ऐसा हो जाएगा, फला हो जाएगा? हमने कहा, देखिए, जस्टिस जेएस वर्मा का एक कोट मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हमने कोई तौहीन नहीं की सुप्रीम कोर्ट को, हमने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया नहीं, हमने कोर्ट्स को धमकाया नहीं। जैसा कल किसी एक दिल्ली के क्रिमिनल कोर्ट में किसी एक अक्यूज ने जज को कह दिया कि चलो तो बाहर निकलो, देखता हूं, वो तो हमने नहीं कहा। अब बताइए, हमारी जो, यही तो कह रहा है, संविधान को मानना, उसको सब्सक्राइब करना भी है। कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं, जो बीजेपी उसको भूल चुकी है, आरएसएस को भूल चुकी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे भाई, तो फिर आप कोर्ट को बंद कर दीजिए ना। जब आपके मुखिया प्रधानमंत्री है तो उनसे फैसला लिखा लीजिए। आप इसको नॉर्थ कोरिया बना दीजिए, किम जोंग की तरह बन जाइए आप लोग। डेमोक्रेसी होगी तो फैसला आपके भी खिलाफ देगा, मेरे खिलाफ भी देगा, सच्चा है तो सच बोलेगा। मगर अगर सरकार ये बोलेगी कि हमारी मंशा के मुताबिक कोर्ट चलेगा, तो भैया फिर कोर्ट नहीं रहेगा, वो तो आपकी घर की कोर्ट हो जाएगी। फिर तो वो कैसे चलेगा, बताइए आप। ओवैसी साहब, लगे हाथों ये भी पूछ लेता हूं, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में हैं, अक्सर आप लोग और विपक्ष आरोप लगाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, सताते हैं, अत्याचार उन पर करते हैं, तो मुस्लिम देशों में उनका इतना सम्मान, इतनी इज्जत क्यों होती है ओवैसी साहब? सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं मानक साहब, प्लीज, आपको तो सवाल नहीं करना चाहिए। देश की इज्जत होती है, पर्सनालिटी की नहीं है। नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए भारत के प्रधानमंत्री से, तो क्या सऊदी अरब उनका सम्मान करेगा? देश है, देश बड़ा है, ओके, देश की इज्जत है, इसीलिए उस देश के खातिर, और हमारे संबंध शुरू से सऊदी अरब से अच्छे रहे हैं। आज वहां पर करीब मानक साहब 27 लाख भारत के लोग काम करते हैं और रेवेन्यू भी जाते हैं भारत को। तो संबंध अच्छे होने चाहिए सऊदी अरब से, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और हमारा तो उनसे ट्रीटी भी है, उन्होंने हमारे कई जो टेररिज्म में हमारी मदद भी की, तो बहुत अच्छे होने चाहिए, हमको उससे एतराज नहीं है। मगर हम प्रधानमंत्री से एक ही बात बोलेंगे, जब आप किसी मुस्लिम कंट्री के जिम्मेदार से मिलते हैं तो आप या हबीबी बोल के मिलते हैं उनसे, और देश में आकर बोलते कपड़े देखकर पहचानो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। हमको भी हबीबी बोलिए, हमारी मस्जिद को आप मत छीनिए हमसे, ये तो हम इतना ही तो बोल सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री से। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनौती भी दी, मैं चाह रहा हूं आप यहीं से शुरू करें कि जब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, आप उनको क्या चुनौती देना चाह रहे थे? चुनौती नहीं दे रहे, हम तो उनको एक एडवाइस दे रहे हैं, एक अनसॉलिसिटेड सजेशन दे रहे हैं कि उन्हीं के बीजेपी के कई जिम्मेदार लोग कहते हैं कि वक्फ तो है ही नहीं, इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज वक्फ नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री को एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया कि मदीने शरीफ में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप कोई भी चले जाए मिस नहीं कर सकते, बल्कि आप गूगल करके भी देख सकते हैं यहाँ बैठे दिल्ली में। उसमें लिखा हुआ है वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी ये प्रॉफेट मोहम्मद के बाद हमारे जो 4 खलीफे राशिदीन थे उसमें 3rd खलीफा थे, उस जमाने में जो उन्होंने वफ़ की थी वो आज भी है। वो हमको बोल रहे थे कि आप जब पूछ लीजिए उन लोगों से, वफ़ है नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ये है ना कि बीजेपी ये समझती है कि बस इंडिया में है और
और ये वो सो कॉल्ड इन्वेडर्स आए थे और वक्फ बन गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वक्फ, और हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ओल्डेस्ट वक्फ है वो मदीने में। पर अब तो अच्छा, आपको अब तो आप मानक साहब और एक चीज, जी। अगर आप मक्का चले जाएं तो जितने राजा रजवाड़े थे उनके दिए हुए वहां पर रुबात भी हैं, निजाम की रुबात भी है, भोपाल के नवाब की भी शायद रुबात है। तो भाई ये वक्फ है ना पूरा, ये तो जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि हैदराबाद की रुबात में तो एक स्पेशल ड्रॉ होता, और जब ड्रॉ में नाम निकलता तो वहां पर उनको ठहराया जाता है वहां पे। अब तो आपको रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, अगली 5 तारीख को सुनवाई है, तब तक 2 जो विवादित प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, उनको रोक दिया गया है, तो कुछ तो राहत की सांस ली होगी ओवैसी साहब। नहीं नहीं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और कॉशियसली अब कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम रिलीफ में दोनों सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करने का कहा, और जितने रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है उनको डिलीट नहीं करना। मगर हमारी जो लड़ाई है मानक साहब, वो तो उन पूरे 48 अमेंडमेंट्स के ऊपर है। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आज की तारीख में, वो है कि बीजेपी का कह रही है कि उनका पैम्फलेट पढ़िए आप, उनका एक 4 पेज का पैम्फलेट और एक बुकलेट है, उसमें कह रहे हैं कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड है। तो भैया जब ऑक्यूपाइड आप मान रहे हैं तो आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आज जो एनक्रोचर्स 12 साल से बैठे हैं वो आज मालिक बन गए। दूसरा मानक साहब, जो वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है उसको आपने वक्फ बोर्ड से छीनकर गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिया, तो वक्फ बोर्ड उसका ओनर नहीं रहा। तीसरा, आप आज भी कह रहे हैं कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा, इस बात को देश को समझने की जरूरत है कि प्रैक्टिसिंग का मतलब कोई कन्वर्ट होना नहीं है। कोई भी आम मुसलमान को बताना पड़ेगा कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हूं 5 साल के लिए। अब मानक साहब के पास आके सर्टिफिकेट लूं या नरेंद्र मोदी के पास जाके लूं कि सर मैं प्रैक्टिसिंग हूं, देखिए मेरी दाढ़ी भी वाइट हो चुकी है, तो कैसे होगा? और इसको समझने के लिए पंजाब में एक संगरूर गांव है, वहां के हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को जमीन दी मस्जिद बनाने की। बेंगलुरु में बादशाह साहब ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन दी एक हनुमान टेम्पल को रेनोवेट करने के लिए। अब इस कानून जब बन गया है तो संगरूर के हिंदू तो वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकेंगे, मगर बादशाह साहब हिंदू धर्म को दे सकेंगे। आप बताइए किस तरह का कानून है, बताइए आप, ये आप कैसा बना रहे हैं? और फिर चौथा उसमें कि पोर्टल पे चढ़ाइए, 6 महीने में नहीं चढ़ाए तो वो चले जाएगा। तो ऐसे कई प्रोविजंस हैं जिसका जो, और सेक्शन 3C भी है जो कलेक्टर को पावर देता है। तो पूरा बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके रख देगा पूरा वो। लेकिन आप तो वहां सुनवाई के दिन मौजूद रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां चीफ जस्टिस ने और बाकी जजों ने क्या कहा? इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गलत हैं। तो यानी कुछ तो ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से आपको जीत मिल जाए, इसकी संभावना कम लग रही है ओवैसी साहब। नहीं देखिए, मेरा मानना यह है कि आप जज नहीं है ना मैं जज हूं। हम अपनी बात जब आइंदा जब पेशी होगी उसमें हम रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम बताएंगे। देखिए, एक मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ जमीन वक्फ की उत्तर प्रदेश के एक गांव में उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप बताइए फिर कैसे होगा ये? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है ना, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये सिर्फ वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। और बीजेपी का जो बुकलेट है, आप बीजेपी कहती है कि भाई 31% मुसलमानों में पॉवर्टी गुर्बत है, फिर प्रधानमंत्री बोलते अब्दुल, हम प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे अब्दुल पंक्चर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, मगर अब्दुल ने देश के सबसे बड़े पूंजीपति की तरह किसी यतीम खाने पे तो अपना घर नहीं बनाया। ना अब्दुल का कोई ऐसा दोस्त है जो उसको एयरपोर्ट पोर्ट दे रहा है। और अब्दुल ऐसा भी नहीं है कि उसके अगर उसकी बीवी के पेट में लड़की है तो उसको मारता नहीं है, वो उसको पालता है, पोसता है और उन तमाम पैदा होने वालों को इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अगर कोई मिसालें देगा तो फिर क्या बचेगा बताइए? ओवैसी साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी पिटिशंस आ गई, 100, 125, 150। जब एसजी ने समय मांगा तब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं भैया इतनी सारी पिटिशंस आ गई इसलिए हमने समय मांगा।
तो जो लोग ये कह रहे हैं सरकार तैयार नहीं थी, आधी अधूरी तैयारी से गई, ओवर कॉन्फिडेंस में गई और टाइम मांग लिया, फिर सरेंडर कर दिया, ये सब गलत है। आपका असेसमेंट क्या है ओवैसी साहब? नहीं, मेरा असेसमेंट कोई पर्सनल नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, प्रोगेटिव है। उन्होंने पहले दिन सुनवाई की और फिर उसके बाद मैं कोर्ट में था तो ऑनरेबल एएसजी साहब ने टाइम पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन सुनवाई हुई और इतने ज्यादा पिटिशंस आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एजाज मकबूल साहब को जिम्मेदारी दी और उन्होंने 5 लोगों के केसेस को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट में बता भी दिया कि 125 पिटीशन नहीं होंगे, बस सिर्फ 5 रहेंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अब इसमें मैं तो कैसा रीड करूंगा माइंड को, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो यकीनन सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम को आप नहीं बना पाएंगे और वक्फ बाय यूजर को आप छीन नहीं सकेंगे और जो रजिस्टर्ड नोटिफाइड प्रॉपर्टी, मगर इससे हटकर जो सेक्शंस है जो हमारी राय में बिल्कुल आर्बिट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उससे तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपका असेसमेंट ओवैसी साहब पूछ रहा हूं सरकार की तैयारी पर। पहले 1 दिन का समय मांगा, फिर 7 दिन का समय मांगा, ऐसा क्यों हुआ? आपके हिसाब से क्या है? देखिए ना, ये जो बिल लाया गया है इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क ही नहीं दे पाएंगे लोग। मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि संगरूर गांव में हिंदू भाइयों ने मस्जिद को जगह दी। अब क्या हिंदू भाई मस्जिद जगह नहीं दे पाएंगे? एक मुसलमान मंदिर को दे पाएगा, एक मुसलमान गिरजाघर को दे पाएगा, मगर कोई मुसलमान को दे नहीं पाएगा। और लिमिट, आप बीजेपी इतना पुकारा कर रही है, ऑक्यूपाई हो रहा है, इंक्रोचमेंट, आपने लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई किया? आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आप इंक्रोचर्स को मालिक बना रहे हैं। आप 5 साल का प्रैक्टिसिंग का लगाकर जो किसी और धर्म के लिए नहीं है, आप वो वायलेट कर रहे हैं। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज, पंजाब हरियाणा में तो इतने प्रॉपर्टीज हैं, उसका बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू से आपने वक्फ बोर्ड को महरूम कर दिया। तो जितने भी अमेंडमेंट जो किए गए हैं मानक साहब, आप कभी आपके प्रोग्राम में को आएगा ना, ये जो तारीफ में आते हैं, बड़े बड़े मौलाना लोग आते हैं, बड़ा बीजेपी का बाजा बजाते हैं, उनसे आप पूछे कि 4 सेक्शन के नाम बताओ जिससे एंक्रोचमेंट खत्म होगा, 2 सेक्शन का नाम बताओ जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, और 1 सेक्शन का नाम बताओ जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एक नहीं बोल पाएंगे। और आप और हम तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं, आप 1 मिनट पकड़ लेंगे उनको, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो ये तो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान, अरे इतनी प्रॉपर्टी है, कहां है सबके? तो आप तो वक्त प्रॉपर्टी को एक हेटरेट क्रिएट करने का एक डिवाइस बना लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ओवैसी साहब, शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।